भाजपा आपको ही टिकट क्यों दे, क्योंकि तमाम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। मेरी किस्मत है, मैंने कहाँ जाना है, क्या बनेगा मेरे साथ। मैंने दो जमीन से उठ के आसमान पे माता रानी ने कैसे बचाया वो भी मैं आपको तो माँ बात दी, तीसरी को स्वाद दी। तो एक बार तो मैं स्वाद चखूंगा था, मैं बस पे पैकेट लेके जाके भूख अलग हो जाता था। वहां से मेरे जीवन की पब्लिकेशन की 10 का ऑफिस था, उसमें एक दो टेबल लगी हुई थी, सिंपल थी, 4 कुर्सियां थी, उसी में बैठ के हम सारा दिन दोनों मैं मेरा उत्तर पूर्व पढ़ते थे। रात को उस टेबल पे सोते थे। वो ही सिर्फ पूजा का वो मिला वरदान माता रानी का। हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने माता रानी का साथ दिया। हवा में फेंक रहे हो, मगरी डाल के सपने देख रहे हो। मैंने कहा संवाद के नए मंच यानी कि सत्ता टॉक पे मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान हैं भारत भूषण कपूर जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। करनाल से मेयर के प्रत्याशी है, भाजपा से उम्मीदवारी है टिकट की, और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे वो पहलू जो आपसे छुपा है। आपने इनकी प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज के बारे में तो सुनना ही होगा तमाम इंटरव्यूज में, लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ खास झांकियां इनकी हम आपको दिखाएंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद समय हमें देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपके नाम से, आपके नाम क्या कि भारत लगता है, तो क्या ये आपने लगाया है या फिर बचपन से यही आपको बुलाते हैं? बचपन से ही माताजी ने पिताजी ने जो भी मेरा नामकरण किया है जी, वो यही है, भारत भूषण कपूर, जो कि मेरे जन्म पत्र में भी है। जी, धनु राशि है मेरी, जी, मेष राशि भी आती है बीच में। जन्म राशि मेष है, वैसे जो है धनु राशि है। तो उसमें जो भी माता पिता ने नामकरण किया मेरा जन्म लुधियाना में हुआ था, जी, पंजाब में 1958 में। और हमारे पिताजी जो हैं वो हिंदुस्तान के उस भाग में रहते थे जो बाद में विभाजित होकर पाकिस्तान में चला गया। कामों की मंडी, जिला गुजरांवाला, पाकिस्तान में चला गया भाग वो। तो वहाँ से वो जो है ना, फिर उस समय जो विभाजन हुआ था यहाँ आ गए लुधियाना। तो लुधियाना ही मेरा जन्म हुआ था 1958 में। तो उस लुधियाना में जन्म हुआ तो नाम उन्होंने जो भी मेरा नामकरण किया माता पिता ने, वो भारत भूषण कपूर ही किया। ये डॉक्टर की डिग्री तो अभी लगी है 2 साल पहले, डॉक्टर की डिग्री मिली तो अच्छा, तो आपने वो मैं हो गया। तो मतलब उम्र आपकी काफी है, आप उम्र पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कितनी, क्या उम्र है आपकी? मेरी एज अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 58 का बर्थ है, तो मेरी एज इस समय 66 की है। 66, यानी कि आप 64 की उम्र में आपने डॉक्टरेट किया। तो मतलब लोग तो 24-25 साल में ही बोलते हैं कि अब तो हमें नहीं पढ़ाई करना, अब तो हमें इससे पीछा छुड़ाना है, और आप अब तक डॉक्टरेट कर रहे हैं, क्यों? समाज सेवा में, समाज सेवा में आए ना, तो लोग पीछे हमारे थोड़े जैसे होता रहता है, अब हमारा जैसे सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने कहा कि सब कुछ ऐसी कोई डिग्री भी ले लो कोई समाज सेवा की। तो फिर हमने फिर कोशिश की, तो हमें ये डिग्री मिली, डॉक्टरेट। रशिया की यूनिवर्सिटी है मार्कोस, वहाँ से हमें डिग्री मिली है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर नाम जुड़ के आगे अब आज की डेट में मुझे लोग जो है, वैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो मेरे को भारत के नाम से बुलाते हैं। जो जितना भी स्टाफ है वो कपूर साहब या बाबूजी के नाम से मेरे को संबोधित करता है। और मैं अपने आप को कहता हूँ डॉक्टर भारत भूषण कपूर। बिल्कुल। अब हम चुनाव पे आ जाते हैं। अब पहला सवाल, भाजपा आपको ही टिकट क्यों दे, क्योंकि तमाम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, वो भी टिकट की रेस में है, तो आपको ही क्यों टिकट दिया जाए? कपूर साहब क्यों? हम अपना जो ये टिकट की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सिर्फ समाज सेवा की वजह से ही पेश कर रहे हैं जी। और हमारा जो चेहरा है करनाल का एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक वोटर जानता है कि भारत भूषण कपूर का चेहरा बेदाग चेहरा है और एक अच्छे समाज सेवी है और निस्वार्थ समाज सेवा जिसको कहते हैं। एक होता है समाज सेवा, एक होती है निस्वार्थ। हमने जो अब तक सेवा की है 2006 से, हमने इस हमारी जो समिति है जेबीडी समाज कल्याण समिति, जिसके तत्वाधान में हम सेवा करते हैं, उसकी स्थापना मेरे स्वर्गीय पिताजी ने की थी। 2019 में उनका स्वर्गवास हो गया था, श्री मदन लाल कपूर। वो स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी साहित्यकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर 8 पुस्तकें लिखी थी, जो कि मैंने अपने प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित की थी, जिनमें से 2 पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी का हरियाणा से पुरस्कार भी मिला था। और वो खुद एक मतलब क्रांतिकारी साहित्यकार थे। तो उनके ही चरणों पे चलते हुए इस समिति की स्थापना की थी वर्ष 2006 में। तो 2006 से जो है हमारी ये जेबीडी समाज कल्याण समिति है, निस्वार्थ समाज सेवा कर रही है। समाज सेवा के कार्य में जैसे कि आप जानते ही हैं, भूखों को अन्न देना, भूखों को अन्न खिलाना। इसके अलावा जैसे अब कोरोना काल आ गया पीछे, कोरोना काल में प्रशासन के जैसे जैसे आदेश मिलते गए कि यहाँ आपने जो है कच्चा अन्न भिजवाना है, ठीक है ना जी, तो हमने वो पैकेट बनाए, लोगों ने जो है ख्याली पुलाव बनाए, किसी ने 1 किलो की थैली बनाई, किसी ने 2 किलो की थैली बनाई, सोशल मीडिया को साथ पकड़ लिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जो जिस व्यक्ति को, समाज के जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को जिस चीज़ की जैसी जरूरतें होती हैं वीकली मंथली, उस हिसाब से हमने सामान पैक किया थैली के अंदर। हमने नहीं देखा कितना वजन जा रहा है या उसमें कितना खर्चा आ रहा है। समिति ने
ईश्वर की अनुकंपा है समिति के ऊपर। तो हमने वो थैलियां उस हिसाब से वितरित की जैसे ही प्रशासन के देश आए। उसके अलावा कोरोना काल में करनाल के अंदर जितनी भी पुलिस पोस्ट थी वहां तक कोई भी उनको खाना नहीं पहुंचा रहा था। पुलिस कर्मचारियों को, जितने भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगी हुई थी, बहुत लोगों ने कहा, मेरे यार दोस्तों ने भी कहा, अभी कपूर साहब क्यों अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हो, लेकिन हमने अपना मास्क लगा करके हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। हमारा रिसोर्ट है राजघराना करनाल में, वहां से हम उनके भोजन के मतलब जो है उनको पैकिंग करवाते थे बढ़िया तरीके से, अच्छी पैकिंग लेकर के उनको जो है जगह जगह जितने भी करनाल के अंदर पुलिस फोर्स थी उनको जाकर के हम खुद अपना उनको भोजन, तैयार भोजन जाकर के दे के आया करते थे। ये हमने किसी के ऊपर वो नहीं किया, एक मन के अंदर भाव है। क्योंकि मैं अभी आपको अपनी अपने शुरुआती जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि भारत भूषण कपूर जो है आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, जमीन से उठ के आसमान पे माता रानी ने कैसे पहुंचाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1958 में जन्म हुआ, तो हमारे पिताजी का वहाँ पे प्रकाशन का कारोबार था। जी, किस चीज का? प्रकाशन का, बुक्स पब्लिकेशन का, उनका भी यही काम था जो मेरा काम है। तो लुधियाना के अंदर उनका एक अच्छा नाम था, अशोका पब्लिकेशन और अशोक बुकड़ीपो बुक्स का मार्केट के अंदर उनका काम था। और उन्होंने भी प्रकाशन के अंदर थोड़ा जैसे होता ही है, जैसे पहले छोटे लेवल की बुक्स पब्लिश की, फिर बड़े लेवल की, तो उनको भी जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल ने बताया भी आप ये प्रिंट करो, ये प्रिंट करो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं था, पंजाब विश्वविद्यालय था। पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उस समय 1970 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की बीए पार्ट 1, 2, 3 की डिग्री क्लासेस की इंग्लिश की गाइड प्रकाशित की अशोका के नाम से, अशोका इंग्लिश गाइड। उस समय जो मार्केट में चल रही थी, एमबीडी चल रही थी, जो भी चल रही थी, और वो क्या हुआ कि जैसे ही उनकी पब्लिश हुई बुक्स, वो बीए 1, 2, 3 की इंग्लिश गाइड, काफी हैवी वॉल्यूम की बुक्स थी, अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी उन पर। तो वो जो है सिलेबस एट ए टाइम यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा आदेश पारित कर दिए है कि वो सिलेबस चेंज हो गया रातों रात। सिलेबस चेंज होने से वो सारा जो स्टॉक था बुक्स का उनको वेस्ट पेपर में सेल करना पड़ा। लुधियाना में हमारी कोठी थी सिविल लाइंस में, वो सेल हुई। हमारी शॉप थी बुक्स मार्केट में अशोक बुक डिपो के नाम से, वो सेल हुई। हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी लुधियाना में एमएल प्रिंटर्स के नाम से, वो सेल हुई। और सब सेल करके जो भी मार्केट का पैसा था या जैसे जो भी था वो सब उतार करके हमारे पिताजी हमें लेके करनाल आ गए। उस समय मेरी आयु केवल मात्र 13 वर्ष की थी। 1971 में हम करनाल आ गए। आगे करनाल एसडी स्कूल है करनाल के अंदर, रेलवे रोड पे एसडी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ मैंने 8th क्लास में एडमिशन ले लिया। 7 तक मेरी जो शिक्षा हुई वो लुधियाना में बड़े अच्छे स्कूल में, नामी ग्रामी स्कूल है डंडी स्वामी में, न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ मेरी शिक्षा हुई 7 तक। यहाँ आ गया एसडी स्कूल में एडमिशन ले लिया जी। 8th, 9th, 10th मैंने वहीं की। एसडी स्कूल के जस्ट ऑपोजिट एक ग्रीन बिल्डिंग के नाम से जो बिल्डिंग थी, डॉक्टर सुमेश चंद जी उसके ओनर थे, वहाँ हमारे पापा ने एक फ्लैट ले लिया 4 रूम, उसका उसमें 400 रुपीज रेंट होता था, वहाँ हम रहने लग गए। और स्कूल सामने ही था, तो मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल, और स्कूल के गेट पे ही उन्होंने शॉप ले ली, अशोका बुक स्टोर के नाम से पापा ने शॉप कर दी। तो पापा ने कारोबार फिर से शुरुआत किया वहाँ? जी जी, यहाँ आकर के नए सिरे से शुरुआत करी, बिल्कुल जीरो से। तो वो शॉप ले ली। शॉप पे मेरे को भी शौक था, भी मैं स्कूल से शॉप पे, शॉप से घर पे, घर से शॉप से स्कूल में आने जाने लगा। मेरे को आदत पड़ गई मेहनत की। तो वहां से फिर हमारी शॉप जो है रेलवे रोड पे जो अग्रवाल धर्मशाला है उसकी बिल्डिंग जो है, उस बिल्डिंग के अंदर साधु राम होते थे साइकिल वाले, वो उनके साथ उनकी फैमिली नहीं थी, उनके भाई ने उनके साथ दगा किया। फैमिली उनकी थी नहीं, बच्चे उनके थी नहीं, शादी उन्होंने की नहीं थी। तो उनकी जो शॉप थी वो जो है उन्होंने हमें, जैसे हम लुधियाना में सारा कुछ गवा के आए थे, वो शॉप उन्होंने हमें, प्रभु ने कृपा की उनके ऊपर, मार्केट में उस समय मेरे को जहां तक याद है 45,000 रुपया वहां उस मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स थे, हमारे जो कॉम्पिटिटर थे या जो भी थे, उन्होंने उनको ऑफर किया था भी आपको हम बयाना देते हैं, ये शॉप हमें दे दो। लेकिन उन्होंने इस भारत भूषण कपूर में 13 साल की 15 साल की उम्र थी उस समय, क्या देखा मेरे को नहीं मालूम। वो एक दिन रात के समय 8 बजे घर पे आए, हमारे रेलवे रोड पर जो हमारा घर था एसडी स्कूल के सामने। रात को मैंने दरवाजा खोला, कंबल ओढ़ा हुआ, उन्होंने बुक्कल मारी हुई कंबल की, भारत भूषण की, मेरे बेटे बात करनी है आपके पापा से। मेरा आओ जी, अंदर बिठाया। उन्होंने कुछ नहीं बात करी, उन्होंने जेब में से चाबी निकाल दी अपनी शॉप की और मेरे हाथ में, पापा के सामने, बस ये दुकान आज से भारत भूषण की। ऐसी क्या बात है, आपको तो 45,000 रुपए की उस समय वैल्यू होती थी 71 में। कहने लगे नहीं, बस पता नहीं मेरे मन में क्या आया, और इस बेटे पे मेरे को विश्वास है कि ये मेरा जो बाकी का जीवन बचे हुआ है उसको आसानी से बढ़िया तरीके से पार लगाएगा। और ये कहा कि बेटे मेरा जो जितना भी जीवन बचा हुआ है, मेरा दवा पानी रोजी रोटी का इंतजाम कर दियो, मेरी उम्र देखो। और उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया
और मैंने जी है वो चाबी पिताजी के हाथ में रख दी। सवेरे मार्केट के अंदर सब हैरान परेशान भी, ये क्या हो गया, रातों रात साधु राम को इतने पैसे दे रहे थे, कपूर साहब के पास तो 45 रुपए नहीं है, शॉप इनको मिल गई। वहां से मेरे जीवन की जो है शुरुआत हुई। और 71 से लेकर के जो है मान के चलो भी 90 तक जो है मैंने उस शॉप पे काम किया। और तो दिन अभी रात भी वो शॉप अभी वो शॉप है, उसमें मेरे छोटे ब्रदर बैठते हैं, गगन कपूर। वो शॉप 90 में फिर मैंने अपने छोटे ब्रदर को, गगन कपूर को हैंड ओवर कर दी। और मैं फिर जो है नए सिरे से, जैसे लुधियाना से करनाल आए थे खाली हाथ, मैं फिर खाली हाथ फिर मेहनत करने की सोची। मिस्त्री ने पूछा क्या करोगे, मैंने कहा जी शॉप तो उनको दे दी है, अभी 5 सिस्टर्स हैं, उनकी 2 की शादी हुई, 3 की शादियां भी करनी है, उनका भी सहयोग करना है, शादियों का शादी भी देखनी है। छोटा ब्रदर कर पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ। एडमिशन फॉर्म मैं भरा करता था बच्चों के, उस समय बच्चों के दाखिले जाते हैं यूनिवर्सिटीज के, बोर्ड्स के, तो मैं उस समय भरा करता था दिन रात। जैसे कभी रात को लाइट चलेगी, मोमबत्ती ला के रात रात भर फार्म भरते रहे, मेहनत करते रहे। मैंने कहा जी मैं वो भर सकता हूँ, जितने भी करनाल के बुक सेलर हैं उनसे बातचीत करूंगा, वो फार्म लेके बच्चों से मेरे को देंगे, मैं उनके फार्म भर दूंगा, यूनिवर्सिटी में जमा कराऊंगा, तो उससे मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने दुकान अपने भाई को क्यों दे दिया, मतलब अच्छा खासा चलता फिरता दुकान। परिवार के अंदर कई तरह की बातें होती हैं। मेरे को कोई बात विंच कर गई तो मैंने कहा जी ठीक है जी आप संभालो, तो मैंने नहीं 1 रुपया चाहिए ना, मैंने 1 रुपया अपने पिताजी से मांगा और मैं अपना अलग से आ गया। यहाँ इधर सदर बाजार में लक्कड़ मंडी है, इमामबाड़ा बोलते हैं, डीएवी सेंचुरी पब्लिक स्कूल के सामने एक बंड हाउस था, वो भी 400 रुपए, कुदरती बात है 400 रुपए पर मंथ रेंट में मेरे को मिल गया और मैं वहां रहने लगा। मन में कैसे विचार आया कि मैंने भी पब्लिकेशन करनी है। पिताजी ने मेरे पास मेरे 4 रिलेटिव्स को भी भेजा, जानकारों को भी भेजा, दोस्तों को भी भेजा, भी समझाओ इसको, भी लुधियाना से करनाल आ गए, पब्लिकेशन चक्कर में आपके कहाँ जाएगा। मैंने पिताजी को एक ही बात कही, मैं कहा पिताजी यहाँ किसी को माँ बात दी, किसी को स्वाद दी, तो एक बार तो मैं स्वाद चखूंगा माँ का, बाकी मेरी किस्मत है, मैंने कहाँ जाना है, क्या बनेगा मेरे साथ। मैंने 2 पुस्तकें उस समय संस्कृत की, संस्कृत सुधा प्रदीपिका, संस्कृत संग्रह पत्रिका, नया सिलेबस यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उस समय आया था उस साल, सिलेबस रेंज करके मैंने वो लिखवाई। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट होते थे डीएवी कॉलेज करनाल में, उनसे मैंने वो बुक्स लिखवाई और मैंने वो बुक्स प्रकाशित की। तो मेरे पास वो आगे, उनको आगे मतलब टीचर्स तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, तो प्रकाशित तो कर ली जैसे तैसे मैंने। तो फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बात की, संगरूर में रहते हैं, श्री वेदपालपुरी। मैंने कहा ऐसे ऐसे पापा जी मेरे को ना 1100 रुपये की जरूरत है। 1100 रुपये क्या करना, मैं कहा जी एक सुदास कॉलेज है हरियाणा में इस टाइम डिग्री कॉलेज, और 10 रुपए का मैंने पता किया है, जो है ना पोस्ट ऑफिस में जो रजिस्टर्ड बुक पोस्ट पैकेट जाएगा उसमें तो 10 रुपए की टिकट लगी है एक पैकेट में, तो मेरे को 1100 रुपये चाहिए टिकटॉक के लिए। ठीक है जी, उन्होंने मेरे को 1100 रुपये दिए और मैंने 110 पैकेट उन बुक्स के तैयार किए, खाकी कागज लगा के, धागा धुगा लगा के, बड़ी अच्छे से पैकिंग करके 110 पैकेट रेडी कर लिए और 1100 रुपये की मैंने वहां से जाकर टिकटें लिया, 110 रुपये लगा के डाकखाने में ले गया, रिक्शा में रख के पैकेट में वहां पर। और ऐसी ईश्वर की अनुकंपा हुई कि मेरे पास बुक सेलर्स के, क्योंकि टीचर्स के पास बुक्स पहुंच गई, नया सिलेबस था कॉलेजेस में, उन्होंने मेरी बुक रिकमेंड कर दी और आगे बच्चे बुक्स जैसे मार्केट में लेने गए तो मेरे पास ऑर्डर आने लगे पोस्ट कार्ड पे। जैसे कोई ऑर्डर आता था मैं बस पे पैकेट लेके जाके बुक अलग हो जाता था, वहां से मेरे जीवन की पब्लिकेशन की शुरुआत हुई। तो आगे आगे ईश्वर की अनुकंपा होते रही और टीचर जुड़े और ऑथर जुड़े साथ में। हिंदी की बुक्स हमने प्रकाशित की, दीपक हिंदी गाइड के नाम से, पूरा तहलका मचा। हरियाणा के अंदर जितने भी पब्लिशर्स थे उस समय, एमबीडी थे, प्रमोद थे, गोल्डन गाइड आती थी हिंदी की, डायमंड आती थी, चक्रवर्ती आती थी, जी जितने भी बड़े बड़े गाइड आती थी उनकी सेल एक तरफ हो गई, दीपक गाइड की सेल एक तरफ हो गई। वहां से मेरे को और हौसला हो गया, फिर आगे बढ़ा। फिर इंग्लिश गाइड की मैंने मन में विचार आया, इंग्लिश गाइड छापेंगे हम कॉलेज की, वो भी काफी हैवी वॉल्यूम की थी। बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने कि आप हवा में फेंक रहे हो, मगरी डाल के सपने देख रहे हो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की अनुकंपा होगी। मैंने वो इंग्लिश गाइड जो हमारे पिताजी महारथी करके जिस गाइड के कारण करनाल आए थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, एमडी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, उस यूनिवर्सिटी की मैंने वही पिताजी वाली गलती करके इंग्लिश की गाइड दिए, पार्ट 1, 2, 3 +1 +2 5 गाइड का पूरा सेट कंप्लीट एक ही साल में मार्केट में उतारा। जिसके लिए कि मैं मौजपुर, एक प्रेस थी हमारी जो अपना चौधरी प्रिंटर्स के नाम से, मौजपुर में काफी बड़ी प्रेस थी, वहीं पे मैं बैठता था सारा दिन। सुबह निकलता था घर से 4 बजे, 5 बजे ट्रेन मिलती थी, 8 बजे उतरता था पुरानी दिल्ली स्टेशन पे, ओल्ड रेलवे स्टेशन पे, और वहां से जो है मिनी बस पकड़ के मैं मौजपुर जाता था। वहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ जाके सारा दिन बैठ के उसके प्रूफ पढ़ता था बुक्स के, और जो है ना रात को फिर 8 बजे वहीं से प्रेस से निकलना, फिर ट्रेन पकड़नी, रात को 12 बजे घर, बच्चे सोए होते थे। वो मेहनत जो है मेरे को यहाँ तक लेके आई। और जो मेरे ऑथर थे
सेठी साहब वो भी कहा करते थे कि वो सब बहुत बड़ा सपना देख लिया आपने। लेकिन वो भी जब छुट्टियां होती थी वो मेरे साथ मौज पर उसी ऑफिस में बैठते थे। और मेरा वो 10x10 का ऑफिस था, उसमें एक 2 टेबल लगी हुई थी, सिंपल सी 4 कुर्सियां थी, उसी में बैठ के हम सारा दिन दोनों, मैं मेरा तरफ पढ़ते थे, रात को उस टेबल में सोते थे हम। 10x10 उस रूम की, हाँ 10x10 के रूम की उस टेबल के ऊपर हम दोनों सोते थे। अक्सर उन्होंने प्यार इधर कर लेने, मैंने इधर कर लेने, हमने वहीं अपना रात को रेस्ट करना, सवेरे फिर उठ के नहा धो के अपने बैठ जाना प्रूफ पढ़ने। तो ये वो भी टाइम देखा जी। चलो बुक्स आ गई 1 साल में, बहुत कृपा हुई माता रानी की, बड़ी अच्छी चली हमारी। इंग्लिश गाइड, हिंदी गाइड आ गया, बढ़ता चला गया, स्टाफ जुड़ता चला गया। और उसके पीछे भी माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है। आप बार बार माता रानी का नाम ले रहे हैं, तो माता रानी से क्या कनेक्शन है आपका, बहुत मानते हैं? हमारे जो फादर इन लॉ है, मैंने बताया ना आपको, वो जाया करते थे माता रानी के दरबार में, नैना देवी जी दरबार में, उनकी कुल देवी थी। हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, हमारे परिवार में किसी ने पूजा नहीं की, ना हमारे बड़े भाई साहब ने, ना छोटे भाई साहब ने। मेरे को ही सिर्फ पूजा का वो मिला वरदान माता रानी का। जैसे मैं करनाल आया तब भी मैं अपने घर पे भी पूजा किया कर लिया करता था, शॉप पे भी कर लिया करता था। तो जैसे शादी हुई 84 में, तो वो जो है हमारे जो फादर इन लॉ हैं, वो कुल देवी थी उनकी माता नैना देवी। वो एक बार मेरे को लेकर गए, उन्होंने वहां पे माता नैना देवी के दरबार में जो है सामने ही एक बिल्डिंग थी, पुजारी जी हैं वहाँ पे, जयप्रकाश शर्मा जी थे, अब उनके सुपुत्र हैं प्रदीप शर्मा, आगे उनके सुपुत्र है रतीश शर्मा। तो वो उनके वहाँ रुका करते थे, उन्होंने वहाँ पे उनको एक रूम भी डोनेट किया, तो उसके बाद उनकी नेम प्लेट भी लगी हुई थी, मेरे को अभी तक याद है, पूरे परिवार की, संगरूर से। तो वो मेरे को फर्स्ट टाइम लेके गए थे माता के दरबार में, मैं और मेरी मिसिस, छोटा बेटा था हमारे पास उस समय, तो उसको लेके गए थे वहाँ। हमने माता जी के दरबार में फिर अरदास लगाई। उस समय मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मैं यहाँ पे करनाल के अंदर जो टैक्सी स्टैंड है, वहां से मारुति वैन जो है उस टाइम चला करती थी जी। मेरे को याद है, रेड कलर की, नंबर नहीं याद गाड़ी का, वो मैं लेके आया करता था रेंट पे। तो अभी सुबह जाना है, मैंने बुक्स रख के सप्लाई देने जाना है हरियाणा में, गाड़ी तो चाहिए, स्कूटर पे जाएंगे नहीं इतनी बुक्स। बिल्कुल। तो वो जो है वैन वाला सुबह आता 7 बजे, बाबू जी आप अपनी बुक्स उतार लो इस गाड़ी में से। ऐसा क्या हो गया रात रात में? कहते जी वो मेरे को सवारियां मिल गई हैं कुल्लू मनाली की, और ऐसे ऐसे टूरिस्ट मिल गए, आपके साथ जाता हूँ, गाड़ी के पट्टे सीधे हो जाते हैं, आरटीओ मिल जाता है, चालान कट जाता है, आप मेरे को बचता कुछ है नहीं आप अपनी बुक्स उतार लो। ठीक है, ये उतार लेते थे बुक्स अपनी। तो जो है माता रानी के दरबार में जब गए, 1-2 बार गए, तो माता रानी के दरबार में जैसे वहाँ इच्छाएं पूरी होती हैं सबकी, तो मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ पे हवन कुंड है माता रानी के दरबार में, वो मंदिर के स्मोक हवन कुंड है, प्राचीन हवन कुंड है। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी है, जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, पहले वहां जाके हवन किया करते थे, जो प्रथा चली हुई है वहाँ उस समय से। तो हमने भी वहाँ, उन्होंने बताया, जैसे मेरे फादर इन लॉ ने, उन्होंने मेरे को लिस्ट दी सामग्री की, तो उन्हीं पुजारी जी से कॉन्टैक्ट हुआ, प्रदीप शर्मा जी से, तो उन्होंने मेरे को वहाँ हवन कराया। फिर हमने मन में ये धार लिया कि हम जो जैसे लोग हैं वो अपनी इच्छा पहले जाके प्रकट करते हैं, माता रानी हमारी इच्छा पूरी करना, तो हम ये हवन कराएंगे हवन कुंड में। हमने उस चीज को एक्साइट भी किया। हमने हवन कुंड में प्रति मास जो है, हर महीने कोई डेट फिक्स नहीं थी, जैसे पुजारी जी डेट देते थे हम चले जाते थे, हमने वहाँ हर महीने हवन करना स्टार्ट किया। तो माता रानी के दरबार में एक अरदास लगाई, माता रानी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी की दरकार है। तो वो मेरे को फर्स्ट गाड़ी जो है, मैं अपनी ये टेम्पो आती थी, टेम्पो ट्रेवलर, इसकी अपना बजाज टेम्पो वालों की गाड़ी आती थी, मैटाडोर बोलते थे उसको, ब्लू कलर की गाड़ी, DL2CC 7504, अब भी खड़ी है हमारे प्रेस में जलंधर वो गाड़ी। 92 में वो गाड़ी मेरे को हर इंजीनियर है करनाल में। तो वहाँ गुलशन खेतरपाल जी और बलदेव खेतरपाल जी बैठते थे, और उनका बेटा था भानु खेतरपाल, उन्होंने मेरे को, उनका ऑफिस है कनार प्लेस में, वहाँ से जो है टेम्पो फाइनेंस नॉर्थ के नाम से उनका ऑफिस है कनार प्लेस में, वहाँ से उन्होंने मेरे को गाड़ी फाइनेंस करके दी। वो मेरे पास पहले गाड़ी आई, और उसके बाद उस गाड़ी में मैं अपनी सभी सिस्टर्स को भी और अपनी फैमिली को भी लेकर के सभी देवियों पे, जैसे आप कह रहे माता रानी का बार सभी देवियों पे आशीर्वाद देने गए हम। मैं चलो जी आपको गाड़ी नहीं आई है तो सारी देवियों के दर्शन करा के लाते हैं, माता रानी कितनी इनकम हुई है, खुशी तो होती है। अभी परिवार के साथ ही करेंगे आपके पास। उसके बाद काफिला रुका नहीं है, मेरे गिनती नहीं है गिनती नहीं। मेरे पास जितना भी स्टाफ है फील्ड का 70 लोग मेरे पास हैं इस समय, कम से कम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ऑल इंडिया में सैंपलिंग करते हैं हमारी बुक्स की। तो उन सबके पास माता रानी की कृपा से गाड़ियाँ हैं। उसके बाद सप्लाई की गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं। जो जलंधर हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, 2004 में वो प्रिंटिंग प्रेस लगी, 2002 में प्लाट लिया था, 2004 में प्रिंटिंग प्रेस भी लगी। जो प्रिंटिंग बाहर हुआ करती थी दिल्ली या इधर कहीं भी, वो सब हमारा इन हाउस है इस टाइम। बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, माता रानी के कैंपस 2.5-3 एकड़ में बनी हुई है। इम्पोर्टेड मशीन भी लगी हुई हैं उसमें, 4 कलर मशीन भी हैं, वेब भी हैं, 4i भी हैं, शीट फेट भी हैं, एडल ब्लॉक जर्मनी की मशीन भी हैं, और बाइंडिंग का, प्रिंटिंग का, ऑटोमेटिक कंप्लीट सेटअप वहाँ पे हमारा लगा हुआ है जलंधर। उस जलंधर में प्रिंटिंग प्रेस के बाहर भी फ्रंट पे पब्लिकली एक हमने वहाँ पे वही बहुत बड़े विशाल मंदिर की स्थापना की हुई है, ज्योतिश्वर महादेव मंदिर उसका नाम है। वहाँ पब्लिक भी आती है पूजा करने सुबह।
तो वही जो है, माता रानी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने माता रानी का साथ नहीं छोड़ा। अब मांगते कुछ नहीं है। अब हम जाके प्रति माह जो है, हम हर महीने, अभी जाना मेरे को 3 तारीख, 3 फरवरी, 4 को सुबह हवन है। हम हर महीने जाते हैं, रात को वहीं रुकते हैं माता के दरबार में, उन्हीं पुजारी जी के घर पे रुकते हैं जो पूजा करा रहे हैं। उस समय पहले उनके पिताजी कराते थे, अब वो कराते हैं, अब उनका बेटा भी कराता है, ऋषि जी भी कराते हैं। तो वहाँ माता के दरबार में पूरी अनुकंपा है जी। वहाँ जाकर के बैठ के सुबह हवन करते हैं 4 बजे, 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में, 6 बजे मंदिर के पाठ खुलते हैं, दर्शन करते हैं, माता जी के आगे अरदास लगाते हैं, जो भी नई बुक्स प्रकाशित होती है माता जी के चरणों में रखते हैं, पंडित जी उनके ऊपर तिलक करते हैं। वो आशीर्वाद चला आ रहा है 1992 से लेकर आज तक, और आगे भी चलता रहेगा। पिताजी ने 2006 में स्थापना कर दी थी जेबीटी समाज कल्याण समिति की। तो समिति समाज सेवा के कार्य कर ही रही थी। कभी 11 कन्याओं की शादी करा दी जरूरतमंद की, कभी 21 की करा दी, कभी कैसे भी प्रोग्राम बना लिया, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद कभी मन में आया जाकर किसी स्कूल में जाकर के साइकिल वितरित कर रहे बच्चों को, बच्चियों को। बुक्स का तो चलते ही रहता है, जहाँ भी जरूरत होती है निःशुल्क बुक्स दे आते हैं, स्टेशनरी दे आते हैं जा करके बच्चों को। ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू किए समिति ने, पौधारोपण शुरू किया, माल रोड पे 10,000 पौधे लगाए। रख रखाव के लिए नगर निगम से हमने थोड़ा सा, जैसे उस समय रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें पानी के टैंकर तक भी उपलब्ध नहीं कराए। तो वो पौधे जो है, हम जितना अपनी तरफ से कर सकते थे रखाव किया उनका, 2 माली भी रखे हमने, लेकिन पानी इतनी मात्रा में उपलब्ध हो नहीं रहा था, कोठियों से पानी मिल नहीं रहा था, ना डीसी की कोठी से पानी नहीं मिलता था, ना एसपी की कोठी से पानी मिलता था। कॉर्पोरेशन ने हमें टैंकर दिए नहीं। तो पौधे भी जो है जिस हिसाब से हरियाली आनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आ पाई, लेकिन हमने अपने तरफ से कोशिश की। तो माता रानी के दरबार में, जैसे मैं आपको बता रहा था, जाना शुरू किया 1992 में। तो 1998 में एक दिन शाम को दर्शन करके नीचे उतरे 5-6 बजे। तो एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, अच्छी फैमिली थी, उनका बेटा बहू साथ में थे। उन्होंने घी के कनस्तर होते हैं देसी घी के, उनको काट के उनकी पत्तियां मोड़ के बड़े सुंदर से कनस्तर तैयार कर रखे। तो एक में चावल, एक में गड़ी, बड़ी बड़ी मतलब स्वादिष्ट, जिसको कहते हैं माता का प्रसाद तो स्वादिष्ट अपने हो जाता है। एक बच्चे ने जो है, उनके बेटे ने चम्मच पकड़ रखे, एक ने कटोरी पकड़ रखी है, उनके पिताजी चावल डाल रहे हैं, उनकी माता जी जो है कड़ी डाल रही है, कड़ी चावल खिला रहे लोगों को। हमने भी खाए, बड़े स्वादिष्ट लगे। वही विचार आया, माता रानी हमारे पे भी अनुकंपा करना, हम भी कुछ ऐसी सेवा लगाएंगे। हाँ माता जी आपके दरबार में आ रहे हैं, 6 साल हो गए, 1992 से आ रहे हैं। वो ऐसी अनुकंपा आई 1998 में, उसी स्थान पे विशाल भंडारा शुरू हो गया हमारी तरफ से। ऐसी अनुकंपा करी माता रानी ने। बर्तन लिए टेंट वालों से, कारीगर पकड़े करनाल से, अपना 20-25 लोगों में जो भी मेरा स्टाफ था वो चले गए। हम वहाँ जाना, 10 दिन के लिए रुक जाना वहाँ टैंक पे जा करके, अपना एक साइड पे थोड़ा हाइट सी पे जाके हलवाई बैठ करते थे। वहाँ उस टैंक के ऊपर लगभग एट ए टाइम जो है 100-125 लोग ही बैठ पड़ते थे, तरपाल बिछा देनी। और हमने सुबह से लेकर के वही रात में 11 बजे तक जो है जितने भी लोगों को खाना खिला सकते थे वो स्टार्ट हो गया। फिर हमने सोचा यार ये बर्तन हम लेके आते हैं टेंट वाले से, इनमें तो नॉनवेज भी बनता है, मतलब कहाँ तक खोज गई हमारी। हमने यहाँ माता के दरबार में माता का प्रसाद बनाना है। तो ऐसी अनुकंपा हुई कि हम जगाधरी से जाकर के बर्तन खरीद, टेंट का सारा सामान ले लिया। टेंट का सारा सामान, बर्तन पतीले कढ़ाइयाँ, देग, इतनी बड़ी बड़ी देग जिसमें दाल बनती थी वो भी, हाँ जी, पतीले कढ़ाइयाँ, जो सब था अपना वो अपना परचेज कर लिया हमने। अभी अपना परचेज करके पंडित जी के मकान में जहाँ रहते थे, जिनके घर में रहते थे, जो हवन कराते हैं, उनके घर में नीचे जगह थी, काफी बड़ा, तो वहाँ जाके रखाना, 10 साल बाद जाना, निकालना, 10 दिन के लिए सामान बनाना, भंडारा। 2008 में वहाँ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई माता के दरबार में, और अच्छा मतलब उसमें काफी अच्छा नुकसान हो गया था, मतलब अच्छा नहीं हुआ उस समय। 365 लोगों की हमने सुना है कैजुअलिटी कागजों में हुई थी, भगदड़ मच गई थी, किसी ने जैसे अफवाह फैला दी, पहाड़ से खिसक रहे हैं। तो सावन का मेला चलता है माता रानी का, कहते हैं माता रानी सावन के मेले में जो है ना जी, कोई भी चला जाओ उसकी मुराद पूरी होती ही होती है। हालांकि मैं कभी नहीं गया सावन के मेले में, क्योंकि रश बहुत होता है, मान्यता तो बहुत है सावन के मेले की, लेकिन मैं कभी नहीं गया। तो वहाँ फिसलन भी बहुत हो जाती है, हलवे का प्रसाद चढ़ता है, बारिश के दिन होते हैं, सावन को तो बारिश होती है, हलवा नीचे पैरों में गिरता है, फिसलन भी होती है। तो किसी ने कह दिया जी पहाड़ी तरक रही है, तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया, कईयों ने पहाड़ से छलांग लगा दी, कहीं रेलिंग कूद गए, कुछ हो गया, कुछ पैरों के नीचे आ गए, मतलब 365 लोगों का इल्टी हो गई। तो जितने भी लंगर वहां चलते थे, भंडारे चाहे हमारा था, जो और भी थे, रास्ते में भी थे, सारे जो है प्रशासन ने, टेम्पल अफसर थे जो मौके पर, सब बंद कर दिए। तो मैं अपने गुरु जी को लेके टेम्पल अफसर के पास चला गया। मैं कहा जी देखो तुम्हारे बारे में सोच, तो कहने ठीक है, वो सब कोई नहीं। उन्होंने हमारे बारे में सुन रखा था, इतने सालों से ये यहाँ भंडारा लगाते हैं और साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो हम बाकी रखते थे, क्योंकि पत्तल में जो होते थे उसके पीपल के पत्तों के पत्तल बनते थे, उसमें हम उनको लोगों को सबको खाना खिलाते थे सारा दिन, और वो पत्तल इकट्ठे करके फिर हमें। कितने लोगों को एक दिन में खाना खिला देते थे?
ये लगभग मान के चलो एट ए टाइम जो है 15 मिनट में 100 लोगों को खिला देते थे। तो सुबह जैसे लगते थे तो शाम तक लगते रहते, तक भी गिनती नहीं करी कभी हमने। तो राशन तो लाते होंगे तो एक आंकड़ा होगा कि अच्छा इतना राशन है, वो कभी मन में सोचा अच्छा नहीं सोचा नहीं है, ना आज कभी। तक सोचा है अभी। तो वो जो है पत्तल जो है फिर हमें एक जगह बताई गई थी वहां डालने हैं, वहां जाके उनको आग लगानी है। तो पहाड़ी के पीछे एक जगह थी, वहां पे उन पत्तलों को डाल के आग लगाई जाती थी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। उनको हमारे सिस्टम का पता था टेम्पल ऑफिसर। कुछ पंडित जी ने सिफारिश करी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2008 में हमें उन्होंने लंगर भवन की चाबी आश्विन नवरात्रों में दे दी। अपने स्टाफ को छुट्टी कर देते हैं 10 दिन के लिए, 2008 से लेके अब तक जी। ऐसे होता है हर साल। ये आश्विन नवरात्रों में करते हैं? आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में वो अपने स्टाफ की छुट्टी कर देते हैं। 2-4 लोग रह जाते हैं मेन वहाँ, जो हमें थोड़ा बहुत सामान प्रोवाइड कराते हैं लंगर भवन की तरफ से, जो वहाँ न्यास का लंगर भवन है। तो वहां से फिर जो है ना हमें अपना जो है 10 दिन जो है फिर हम अब लंगर भवन में ही 2008 से लेके अब तक जो है वहाँ उन्होंने हमारे को पूरा चार्ज दे देते हैं। रसोई हमारे वाले 20 कारीगर, 22 कारीगर, 25 कारीगर जो मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं वो सारे साथ जाते हैं। 70 लोग मेरे जो फील्ड में, उनमें से अगर 65 की तबीयत ठीक है तो 65 जाते हैं। और वो फिर टाइम ड्यूटियां बटी हुई हैं 8-8 घंटे की स्टाफ की, वो अपना 8-8 घंटे, क्योंकि बाल्टी हैवी होती है सामान बताना। बिल्कुल। वहाँ भी सुबह यही सिस्टम है, चाय के टाइम पे चाय, फिर उसके बाद नाश्ते के टाइम पे नाश्ता 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, फिर शाम को चाय, फिर जो है दोपहर का शुरू हो जाता है 11 बजे, फिर वो चलता है 3 बजे तक, फिर शाम की चाय 4 से 6, फिर 6 बजे रात का शुरू हो जाता है, रात वाला चलता है रात को 11 बजे तक। तो वो गिनती नहीं करी कभी। वहाँ स्टील के बर्तन होते हैं वगैरह, अंदर सिस्टम है पानी का। 6 लड़कों की टीम मेरी जलंधर से आती है प्रेस से, वो बेचारे सारा दिन पानी में, फिर उनके लिए पीछे गीजर भी हमने रिक्वेस्ट की, गीजर भी लगवा के दिए। सर्दी में पानी बहुत ठंडा होता है, उनके हाथ ऐसे हो जाता है। तो वो सारे बर्तन साफ करते हैं। जब 500 लोगों की पंगत बैठती है हाल में एट ए टाइम, अब उस हाल में, तो वो जो जैसे ही 500 लोग बाहर निकलते हैं उसी टाइम फटाफट उसकी सफाई होती है हाल की। और वो 500 जो अंदर टीम जलंधर से आती है वो 500 बर्तन साफ करके रखती है और भंडारा इस तरह सुबह चलते रहता है।